हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी दिल से में। आज की कहानी का नाम है एक नया मेहमान। स्कूल की बस ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी और 6 साल का आयुष समझो ड्राइवर भैया के सर पे। गर्मी का दिन था। एक हाथ में लाल रंग की वाटर बॉटल और दूसरे में सफ़ेद रंग का टिफ़िन बॉक्स, पीछे स्कूल बैग, सफ़ेद पैंट से बाहर निकलती हुई सफ़ेद शर्ट, बाल बिखरे हुए लेकिन आंखों में चमक। उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर भैया जल्दी चलो ना। ड्राइवर ने आयुष की तरफ देखा और वो हंस दिया। ये बच्चा पिछले आधे घंटे में 4 बार यही बात बोल चुका है। ड्राइवर ने उससे पूछा, कार्टून फिल्म मिस हो रही है क्या? आयुष ने बहुत सीरियसली जवाब दिया, नहीं। सूसू आई है क्या? आयुष ने कहा, नहीं। फिर क्या भूख लगी है? आयुष ने फिर से ना कह दिया। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है? इतने में ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया और गाड़ी चल पड़ी। 10 मिनट में आयुष का बस स्टॉप आ गया। रोज़ की तरह आया उसे लेने के लिए पहुंची हुई थी। वो घर की ओर चले तो आयुष इतनी तेज़ी से आगे चलने लगा कि जैसे पता नहीं क्या इमरजेंसी है। 5 मिनट में वो दौड़ता हाफता अपने 3rd फ्लोर के फ्लैट की सीढ़ियों पर था। बेल बजाई, लगातार कई बार बजाने लगा। उसकी इस आदत से उसके पापा बड़े परेशान रहते थे। वो कहते थे, ऑर्केस्ट्रा की पार्टी में हो क्या जो कीबोर्ड बजाए जा रहे हो? बेल सिर्फ एक बार बजानी चाहिए। उसकी माँ रागिनी ने दरवाज़ा खोला। 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। आयुष ने बैग सोफे पर डाला, टिफ़िन बॉक्स और पानी की बोतल अच्छे बच्चों की तरह किचन में रखी और टाई गंदे बच्चों की तरह सोफे पर फेंक दी। फिर माँ से लिपट गया और बोला, बताओ ना, तुम्हारी वजह से मैं कितनी जल्दी जल्दी भागते भागते स्कूल से आया हूँ। रागिनी ने कहा, अच्छा आराम से, तुझे मैंने बताया है ना कि आजकल मम्मा से ज़्यादा चिपकना नहीं है। वो सोफे पर बैठ गई और साइड की टेबल पर रखे बड़े से लिफाफे से अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स निकालने लगी। ये देख डॉक्टर अंकल ने क्या दिया है, रागिनी ने कहा और आयुष की छोटी छोटी उंगलियों को अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट पर बनी एक सफ़ेद आकृति के ऊपर फहराने लगी। आयुष को तो जैसे किसी खजाने की झलक मिल गई। उसने कहा, कब कब? रागिनी ने कहा, 2 महीने बाद 5 जुलाई को। आयुष उठा, अपने हाथ फैलाए और पूरे घर में एरोप्लेन बनाकर मंडराने लगा और ज़ोर ज़ोर से गा रहा था, मेरे घर में एक काका आने वाला है। वो बहुत खुश था। रागिनी और उसके पति मोहित के घर में दूसरा बच्चा आने वाला था। वक्त का जोड़ना घटाना गणित करके उन्होंने शादी के 1 महीने बाद जो आने वाली ज़िंदगी का कैलेंडर बनाया था, उसका हर पन्ना प्लान के मुताबिक पलटता जा रहा था। 2 साल में पहला बच्चा, जब वो 6 साल का हो जाए तो दूसरा बच्चा, दोनों के लिए अलग अलग एफडी। आयुष की अच्छी परवरिश हो, इसके लिए रागिनी ने अपनी बैंक की जॉब छोड़ दी थी और कई साल से माँ होने की फुल टाइम जॉब कर रही थी और उसे बहुत ही बखूबी संभाल रही थी। मोहित एक अच्छी पोजीशन पर था, अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। साल में एक बार दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं छुट्टियों पर ज़रूर जाया करते थे और इस बार भी गर्मियों में किसी अच्छे हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग चल रही थी। पर तभी डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि रागिनी ट्रैवल नहीं कर सकती। अगले ही दिन मोहित ने रागिनी की माँ को फ़ोन किया और कहा, मम्मी, डॉक्टर ने तो रागिनी को कहा है कि वो कहीं आ जा नहीं सकती, तो हमने तो अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी है। उसके बाद लक्ष्मी की शादी है, हम वहाँ भी नहीं आ पाएंगे। लक्ष्मी को समझा देना और आप ऐसा करना, शादी के बाद यहाँ रागिनी के पास आ जाना। हाँ, पापा से कहिएगा कि 2-2 पेटी लीची और आम ज़रूर पैक करवा दे। ये आयुष को खाने को ना मिले ना तो मुझे खा जाएगा। रागिनी की मम्मी ने कहा, ठीक है, वैसे भी अब तो गोद भराई की रस्म होने वाली है। मोहित कोशिश करता था कि रागिनी को खुश रखे। अपने ऑफिस की फाइलें और स्ट्रेस को वो घर नहीं लेकर आता था। दोनों साथ में पुरानी पिक्चरों के गाने सुनते थे, ड्राइंग रूम में अपने लाल सोफे पर बैठकर नए पिक्चरों की गानों पर अपने माइकल जैक्सन बेटे आयुष का डांस देखते थे और कॉमेडी फिल्मों पर साथ हंसते थे। बच्चों के नाम की किताब भी खरीदी जा चुकी थी। बच्चों के नाम पर रोज़ छेड़छाड़ के झगड़े होने लगे थे। मोहित हर छोटी छोटी चीज़ में रागिनी का ख्याल रखता था। ऑफिस से फ़ोन कर कर उसकी खैरियत पूछता था और बॉस से कभी कभी बहाना बनाकर जल्दी से सरक लेता था।
ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने अपना जादू दुनिया में आने से पहले से ही चलाना शुरू कर दिया है। जिंदगी की दौड़ भाग में मसरूफ़ हो चुके मोहित और रागिनी फिर से वही पुराने प्रेमी बनते जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आने में अब भी 20 मिनट बाकी थे। स्कूल की छुट्टियों का वक्त था और प्लेटफॉर्म पर बैठने तक की जगह नहीं थी। वैसे मोहित अगर बैठना चाहता भी तो आयुष उसे बैठने नहीं देता। वो रेलवे स्टेशन होश संभालने के बाद पहली बार आया था। बहुत खुश था वो। उसकी नानी जो आ रही थी, मोहित ने रागिनी की मम्मी से कहा था कि वो फ़्लाइट की टिकट भेज रहा है, पर आप तो जानते ही हैं कि इन सब मामलों में माँ बाप बच्चों की कहाँ सुनते हैं। ट्रेन आई, नानी उतरी और आयुष तो प्लेटफॉर्म पर ही चालू हो गया। हाथ फैलाकर हवाई जहाज़ बनाकर गाए जा रहा था, मेरे घर काका आने वाला है। रास्ते भर नानी से आने वाले बच्चे के बारे में ही बात करता रहा। ऐसा लग रहा था कि बच्चे की आने की खुशी माँ बाप से ज़्यादा तो आयुष को थी। वो तो इसके अलावा कुछ और बात ही नहीं करता था। जो भी उसके घर आता उससे आयुष अपना फेवरेट डिस्कशन शुरू कर देता और मौका मिलते ही अंदर के कमरे से कागज़ों का ढेर लेकर आता जिसमें उसने कई सारी ड्राइंग्स बनाई थी। असल में आयुष ने अपने माँ बाप से कह रखा था कि वो आने वाले बेबी का चेहरा गैस कर रहा है और उसको गैस करके रोज़ एक ड्राइंग बनाया करेगा। नानी हाथ मुंह धोकर उसके लिए लीची छीलने के लिए बैठी ही थी कि आयुष ने कहा, नानी जब बेबी घर आएगा ना और मेरी इतनी सारी ड्राइंग्स में अपनी फ़ोटो देखेगा तो वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। फिर मैं रोज़ उसे अपने साथ पार्क में खेलने के लिए लेके जाऊंगा और उसको अपनी बॉल भी दूंगा। अपने साथ स्कूल ले जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। ऐसा लगता था जैसे आयुष भाई साहब ही सबसे बड़े अथॉरिटी वाले हैं। रागिनी की माँ ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। बच्चे के लिए ऊन के मोज़े बुनने लग गई थी। एक छोटा सा पालना भी खरीद लिया था और रागिनी के सामने बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगी थी। लेकिन आयुष ने पालने को रिजेक्ट कर दिया था। वो मोहित से ज़िद करके एक बड़ा बंकर बेड खरीदवा लाया। कहता था कि वो नीचे वाले बेड पर सोएगा और बेबी ऊपर वाले में। मोहित अक्सर कमरे के एक कोने में बैठा चुपचाप बड़े चाव से आयुष की हरकतों को देखता रहता था और सोचता था कि काश बड़े भी दुनिया को इसी मासूमियत और सरलता से देख पाते जैसे बच्चे देखते हैं। रागिनी की गोद भराई की तैयारियां शुरू हो गई थी। उनकी तरफ गोद भराई एक बड़ी रस्म मानी जाती थी। प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में होती है, जिसमें माँ को ढेर सारे तोहफे और रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आशीर्वाद देने आते हैं। यूँ तो मोहित ने उससे कह रखा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, पर रागिनी परफेक्शनिस्ट थी और सच कहूँ तो उसे भरोसा ही नहीं था कि इतना बड़ा फंक्शन उसका हस्बैंड अकेले कैसे ऑर्गेनाइज़ कर पाएगा। रागिनी ने कहा, मुझे ही कर लेने दो। दिन भर एक सोफ़े से बिस्तर और बिस्तर से सोफ़े के बीच पेंडुलम की तरह घूमती रहती हूँ। मुझे लगता है कि गोद भराई की तैयारियाँ एक बहाना ही रहा होगा रिश्तेदारों की उस फौज से बचने के लिए जो धीरे धीरे घर पे धावा बोलने की तैयारी कर रही थी। मामियाँ और भाभियाँ, चाचियाँ और फूफियाँ सब आने का मन बना रही थी। इस बीच आयुष ने बेबी पुराण ज़ोर ज़ोर से चालू था। अब तो उसके फ्रेंड्स भी बच्चे के बारे में पूछने लग गए थे। आंटी, बेबी कब घर आने वाला है? बेबी का नाम क्या है? अरे नाम से याद आया कि नाम का महासंग्राम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। अगर लड़का होता तो मोहित ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, अविरल, आदित्य, हिमांशु। रागिनी ने जवाब में शॉर्टलिस्ट किया था कुश, मलय और कौस्तुभ। अच्छा, अगर लड़की होती तो मोहित ने अपना फाइनल नाम एक ही सोच रखा था और वो था आयशा, और रागिनी को पसंद था अदिति। इन 8 नामों की लड़ाई में बेचारा आयुष पिसा जा रहा था। न जाने कितनी बार वो आंखें बंद करके बड़ी सी शीट पर कई नामों में से किसी एक नाम पर उंगली रख चुका था, लेकिन हर बार मियाँ बीवी का फैसला खारिज हो जाता था। ये सब करते करते गोद भराई का दिन भी आ गया। घर रिश्तेदारों से भर गया। उधर अपने कमरे में रागिनी तैयार हो रही थी। साड़ी नहीं छाट पा रही थी, उलझ रही थी। आखिरकार तैयार होकर ड्राइंग रूम की ओर आई। खूबसूरत लेकिन बेहद थकी हुई लग रही थी। पिछले कुछ घंटों की किचकिच में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। बेहोश होने लगी, एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। फ़ौरन रागिनी को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी, वरना कुछ भी हो सकता था। एम्बुलेंस वाले ड्राइवर से मोहित 3 बार कह चुका था, भैया ज़रा सा तेज़ चलाइए।
नहीं सुन रहा था वो। आखिरकार मोहित उस पर चिल्ला गया। बस आधे घंटे पहले तक सब कुछ ठीक था, जैसे ज़िंदगी का साफ सुथरा फ्रेम। लेकिन अचानक किस्मत ने उसका शीशा चटका दिया। रागिनी बेहोश थी और जवाब नहीं दे रही थी। मोहित अफरा तफरी में अस्पताल पहुंचा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रागिनी का ख्याल करे या दौड़कर पर्चा बनवाए। डॉक्टर्स ने आखिरकार रागिनी को एडमिट कर लिया। मोहित जाकर उसके बेड के बगल में बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया। पहली बार इस बहादुर लड़की के चेहरे पर शिकन देखी थी मैंने। माँ बनने का सपना वो बचपन से संजोई थी। ये सपना वो खोना नहीं चाहती थी। मोहित ने रागिनी की खातिर ऑफिस से छुट्टी ली, दौड़ते हुए सब काम करता रहा दिन भर। और उधर घर पर माँ एक नन्ही सी जान आयुष का ध्यान बटा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन रागिनी की हालत सुधर नहीं रही थी। उम्मीद और नाउम्मीद के बीच एक दरीचा है और उस दरीचे से मोहित अपनी पत्नी की ज़िंदगी को देख रहा था। उसने तो सारी ज़िंदगी का सोचा समझा प्लानर तैयार कर लिया था। कब शादी करेगा, कब पहला बच्चा होगा, कब दूसरा, कब उनके लिए एफडी। लेकिन इस सोचे समझे कैलेंडर में एक नया पन्ना कहीं से उड़कर आ गया, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हम डिलीवरी डेट तक वेट नहीं कर सकते, हमें ऑपरेशन करके प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी होगी। 2 दिन बाद रागिनी अपने वार्ड से निकल गई। मोहित भी साथ ही चल रहा था। नास्तिक था, पर आज किसी अनजाने इष्ट देवता को याद भी कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसे रुकने को कहा गया। मोहित एक बेंच पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। बहुत देर हो गई थी। दूसरे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी ख़त्म भी हो गई थी और पेशेंट बाहर भी आ गया था। मोहित अब बेचैन होने लगा। अचानक डॉक्टर ऑपरेशन के बाद धुले हुए हाथों को पोंछते हुए बाहर आया और बोला, मिस्टर मोहित। मोहित अचानक खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ एकदम ठीक है, लेकिन आपका बच्चा बेजान पैदा हुआ है। मोहित और रागिनी की ज़िंदगी का खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम ज़मीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो बच्चा जिसका उन्हें 1 साल से इंतज़ार था, वो उनकी ज़िंदगी में आने से पहले ही उन्हें अलविदा कहकर चला गया था। ये बात सिर्फ रागिनी की माँ को बताई गई। मोहित के अंदर भी बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे कि किसी ने तकलीफ़ में डूबा हुआ खंजर उसके सीने में डालकर हाथ फिरा दिया हो। वो भी ज़ोर ज़ोर से सिसक सिसक कर रोना चाहता था, लेकिन मजबूर था। ऐसे वक्त पर वो कमज़ोर नहीं दिख सकता था। घर में आयुष को एक झूठ बता दिया गया कि उसकी मम्मी को एक इन्फेक्शन हो गया था और उसे किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं है। मोहित और रागिनी का अपना गम इतना तकलीफ़देह नहीं था जितना उन्हें उस लम्हे का डर था जब वो अपने घर वापस जाने वाले थे, वो भी खाली हाथ। वो दोनों जब घर से निकले थे तो उस नन्हे से सपने को घर लाने के लिए निकले थे, जो 1 साल से उनकी आंखों में बसा हुआ था। लेकिन आज वो सपना जल चुका था। रागिनी को अस्पताल से घर ले जाने की इजाज़त मिलने वाली थी। शायद कुछ वक्त के लिए उसे किसी भी चीज़ का कोई मुंह नहीं बचा था। वो टूट चुकी थी, दीवारों को ताकती रहती थी, अचानक से रो पड़ती थी। इसी तरह कुछ और दिन गुजर गए। आखिरकार एक दिन रागिनी को डिस्चार्ज कर दिया गया। मोहित ने अस्पताल से चलने से पहले घर फ़ोन किया। आया ने फ़ोन उठाया। आयुष कहाँ है? मोहित ने पूछा। एरोप्लेन बना हुआ है साहब। पीछे से आयुष के ज़ोर ज़ोर से गाना गाने की आवाज़ें आ रही थी, जो हाथ हवा में फैलाकर हवाई जहाज़ बनाकर सारे घर में गाता फिर रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। मोहित ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी थी, अब वो लोग चल दिए। आधे घंटे बाद मोहित ने घर की बेल बजाई। आया ने दरवाज़ा खोला और पलटकर चिल्लाई, आयुष, देखो कौन आया है। आयुष दौड़ता हुआ आया। कहाँ है बेबी, कहाँ है बेबी? मोहित ने पलटकर रागिनी और उसकी माँ को देखा। रागिनी बोली, लो, ये है तुम्हारा बेबी।
रागिनी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, पाँव मारता हुआ। रागिनी की बेटी उसे छोड़कर चली गई थी और आयुष की खुशी की खातिर मोहित और रागिनी ने एक नन्ही सी जिंदगी को एक नई जिंदगी देने का अनाथालय जाके फैसला कर लिया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें